हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए चैप्टर की जिसका नाम है एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो बायोलॉजिकल पार्ट इसमें काफी ज्यादा है, तो बहुत बेसिक सी चीजें हम लोग केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से समझ लेंगे और आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, आप ज्यादा समझ पाएंगे, इसे आराम से समझ लेंगे। ईजी है तो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर हुआ करता है 12th क्लास में, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से होता है और उसमें सभी होता है, बट आपके सिलेबस में बीएससी के हिसाब से सिलेबस प्रिंट है तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स अलग दिया है और ये वाला पोर्शन अलग दिया है, ठीक है। हालांकि साउंड भी अलग अलग ही होता है, वहां पे रिएक्शंस वाला पार्ट होता है, यहाँ पे पूरी थ्योरी पार्ट होता है। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमिनो एसिड्स की। तो एमिनो एसिड क्या होते हैं? जो कंटेन करते हैं एक बेसिक ग्रुप लाइक NH2 और एक एसिडिक ग्रुप लाइक COOH। तो ये दोनों ग्रुप जो भी कार्बन के साथ कंटेन कर रहा होता है उन्हें कहा जाता है एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड बेसिकली कौन से वाले हम पढ़ रहे होते हैं इसमें? अल्फा एमिनो एसिड्स। तो अल्फा का मतलब ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप है, इन दोनों में मेन फंक्शनल ग्रुप ये होता है, तो NH2 CHR COOH। तो हमारे पास जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो है आपका COH, उसकी नेक्स्ट पोजीशन है अल्फा, तो अल्फा पे एमीन ग्रुप लगा है, तो इसलिए इसे पढ़ा जाता है अल्फा एमिनो एसिड। राइट, मीनिंग समझ में आ गई एमिनो एसिड की। उसके बाद आता है इनका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बहुत बेसिक है, उसका एग्जांपल आपने ध्यान रखने हैं। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास आते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल, ठीक है, और दूसरे नॉन एसेंशियल। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो दो तरह के एमिनो एसिड होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल एमिनो एसिड भी हमें रिक्वायर्ड होते हैं और नॉन एसेंशियल भी रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसके नाम से धोखा मत खाना। एसेंशियल का मतलब यहाँ पर है जो एमिनो एसिड हमारी बॉडी फॉर्म नहीं कर सकती। तो हमारी बॉडी फॉर्म नहीं कर सकती बट जरूरत तो है, तो हमें डाइट के थ्रू लेनी होगी, खाने पीने की चीजों के थ्रू एसिड जाने चाहिए। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी फॉर्म कर सकती है तो हमें डाइट के थ्रू लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे अवर बॉडी कैन नॉट फॉर्म, अवर बॉडी कैन नॉट फॉर्म, और यहाँ पे हम लिखेंगे अवर बॉडी कैन फॉर्म, नो रिक्वायरमेंट फ्रॉम दी डाइट, ठीक है, अवर बॉडी कैन फॉर्म। तो इन्हें आपको डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है लाइसीन और हिस्टिडीन, ठीक है, दो एग्जाम्पल मैंने सिलेक्ट करके याद कर लिए, आपको बायो में ज्यादा याद है तो अच्छी बात है। लाइसीन और हिस्टिडीन, हमें तो ये दो भी बुरे लगते थे, ठीक है, क्योंकि हम मैथ्स वाले हैं। तो लाइसीन और हिस्टिडीन, और यहाँ पे आप याद कर लें ग्लाइसीन। ग्लाइसीन के बारे में अभी एक इंपॉर्टेंट बात और बताएंगे। और दूसरा याद कर लो एलानिन, ठीक है। तो 20 एमिनो एसिड्स कहा जाता है, बट आप वैसे देखेंगे तो जो और ज्यादा जो अपडेटेड डेटा है उसमें शायद 22 है, 23 है। जो बुक्स के ओल्ड डेटा है, एनसीईआरटी रेफरेंस की बात करें तो वहाँ पे 20 एमिनो एसिड्स लिखे हुए हैं। राइट, तो ये हमारे पास है एमिनो एसिड्स, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो अल्फा एमिनो एसिड होते हैं उनके बारे में एक बात, ऑल एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, एक को छोड़ के, ठीक है, और वो है आपका ग्लाइसीन, एक्सेप्ट ग्लाइसीन। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ग्लाइसीन। फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे इसका, NH2CH, ये देखो NH2CH, R की जगह पे अगर क्या रख दो आप, H रख दो, तो क्या बन जाएगा ये NH2CH2COOH। तो क्या ये कार्बन कायरल हुआ?
अब ये कार्बन कायरल नहीं है, कायरल कार्बन क्या होता है, 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं इसके पास, तो इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। तो ग्लाइसिन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और दूसरा नॉन एसेंशियल भी है, इनएक्टिव भी है, नॉन एसेंशियल भी है, ऐसा समझ लो कि जरूरत ही नहीं है, सभी नो है इसमें, ठीक है। तो ये इसका बेसिक क्लासिफिकेशन है जो आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड वाटर में कैसे रहता है। तो अब हम बात करेंगे इसके एम्फोटेरिक बिहेवियर के बारे में। तो होता क्या है कि जो हमारा अमीनो एसिड है, लाइक NH2CH2COOH, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो NH2 है वो बेसिक ग्रुप है आपका, तो बेसिक ग्रुप क्या करेगा, वो H को एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, और जो आपका दूसरा पार्ट है एसिडिक, वो बन जाएगा COO नेगेटिव, राइट। ये एसिड था, इसने OH छोड़ दिया, इसलिए बेस था, इसने H एक्सेप्ट कर लिया, तो इस आयन को बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। तो ऐसा डाइपोलर आयन जिसका एक पार्ट एसिडिक हो, एक पार्ट कैसा हो, बेसिक हो, उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। अब ये कैसे नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर, मतलब एसिड की तरह बिहेव भी करेगा और बेस की तरह भी बिहेव करेगा, ठीक है। कैसे करता है, तो चलिए समझते हैं। अगर आप इसमें एसिड डाल देते हो, आप ऐड करते हो इसमें एसिड, तो ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, और जो H पॉजिटिव को गेन करता है वो तो बेस कहलाता है। तो एसिडिक मीडियम में किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। और कौन सा वाला ग्रुप एक्ट कर रहा है बेस की तरह, कार्बोनिल वाला, ठीक है, COO नेगेटिव वाला। अब इसमें बेस ऐड करते हैं, तो बेस के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम दिखाएंगे OH नेगेटिव, ये ऐड कर रहे हैं इसमें, तो OH नेगेटिव यहां से H को उठा लेगा और क्या बना लेगा, तो इसने क्या करा है, H छोड़ दिया ना। H जो देते हैं वो क्या होते हैं, जो H डोनेट करते हैं सॉल्यूशन में वो क्या होते हैं, वो होते हैं एसिड। तो यहाँ पर ही किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। इसलिए कहा जाता है कि एमिनो एसिड कैसा नेचर दिखाते हैं, एम्फोटेरिक दिखाते हैं। एसिडिक मीडियम में बेसिक ग्रुप कौन सा है, जो पहले एसिड लगा करता था आपको, COOH वाला, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप, और एमाइन वाला ग्रुप क्या है, एसिडिक है। क्लियर हो गया होगा। तो इस आयन को बोलते हैं ज्विटर आयन। तो यहीं से एक पॉइंट आता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का क्या मतलब होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब ये है ऐसा पीएच, उस सॉल्यूशन का पीएच ऐसा हो कि जिसमें ये जो पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी माइग्रेट ना करे। मान लो मैं ज्विटर आयन हूं, मेरा पीएच ऐसा डिजाइन हुआ है कि एक दीवार यहाँ पर पॉजिटिव है और एक दीवार मेरे साइड क्या है, नेगेटिव है। मैं ना ही पॉजिटिव के साइड जाऊं और ना ही नेगेटिव के साइड जाऊं, तो वो पीएच, वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाती है। क्लियर हुई इतनी बात। उसी के बाद एक और टॉपिक आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे, इसका लिख लेंगे, ठीक है। एट अ पीएच वेयर नो माइग्रेशन ऑफ एमिनो एसिड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम है यहाँ पर सेपरेट करना पॉजिटिव वाले पार्ट को और नेगेटिव वाले पार्ट को। तो पॉजिटिव पार्ट को अलग करना, नेगेटिव पार्ट को अलग करना इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एक दूसरे के उल्टे हैं एक तरह से, ठीक है। क्लियर हो गई होगी इतनी बात। तो अब हम बात करेंगे आगे पेप्टाइड्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं पेप्टाइड्स क्या होते हैं। पेप्टाइड्स, तो पेप्टाइड्स क्या होता है, जब दो एमिनो एसिड को आप जोड़ते हो, जैसे NH2CHR, या CH2 भी ले सकते हो, या CH3 ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, और ये COOH, ये एलानिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, H भी हो सकते हैं, यहाँ पे ग्लाइसिन ले सकते हो, मैं फिलहाल सेम ले रहा हूँ, COOH। इन दोनों को ऐड कर लो, होगा क्या
यहां से OH चला जाएगा और यहां से H, तो क्या बचेगा NH2 CH CH3 फिर C के साथ क्या होता है डबल बॉन्ड O, क्योंकि बॉन्ड तो कार्बन का टूटा है, तो C के साथ कौन जुड़ेगा यहाँ से NH, फिर CH, फिर CH3, फिर COH, राइट। इतना क्लियर है। उसके बाद क्या याद करना है पेपर के लिए, पहला पेप्टाइड्स कैसे बनते हैं, बाय एडिशन ऑफ एमिनो एसिड। अगर 2 जोड़े हैं तो डाइपेप्टाइड, 3 जोड़े हैं तो ट्राइपेप्टाइड, बहुत सारे जोड़े हैं तो पॉलीपेप्टाइड, राइट। तो क्या पता चला, पॉलीपेप्टाइड्स किससे बनते हैं, एमिनो एसिड्स के एडिशन से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें कैसी लिंकेज पाई जाती है, इस लिंकेज को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज, राइट। अब ऑर्गेनिक के टर्म्स में बोलें तो ये लिंकेज होती है एमाइड, CONH2 CONH क्या होते हैं, एमाइड। तो पेप्टाइड लिंकेज कैसी है, एक एमाइड लिंकेज है। जैसे हमने बायोलॉजी के टर्म्स में कहा था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रीवियस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स में, वो कैसी लिंकेज होती है ऑर्गेनिक के टर्म्स में, ऑक्साइड लिंकेज होती है, ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। ऐसे ही यहां पर भी है। तो मैंने 2 जोड़े हैं तो मैं इसे बोलूंगा डाइपेप्टाइड। ऐसे ही और ज्यादा जुड़ते जाएंगे तो यहाँ से COOH हटता जाएगा, यहाँ से H हटता जाएगा, चलता रहेगा और पॉलीपेप्टाइड्स बनेगा। क्लियर हुआ, तो पेप्टाइड समझ में आ गए होंगे, पॉलीपेप्टाइड समझ में आ गए होंगे। तो जब ये समझ में आ गए हैं तो अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रोटीन्स। तो एमिनो एसिड्स हो गए, पेप्टाइड्स हो गए, प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे। तो प्रोटीन्स क्या है, जब आप पॉलीपेप्टाइड्स जोड़ते हो, मैंने पहले क्या जोड़े, एमिनो एसिड जोड़े, और एमिनो एसिड जुड़ते गए तो पॉलीपेप्टाइड बन गए पेप्टाइड से। जब पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, इसको और जोड़ेंगे तो ये क्या बनता है, प्रोटीन। कब प्रोटीन कहोगे, जब आपके पास 100 से ज्यादा यूनिट किसकी जुड़ जाएं, एमिनो एसिड की। आपने 2 एमिनो एसिड जोड़े, आपने डाइपेप्टाइड कहा, 3 4 5, तो आप पॉलीपेप्टाइड कहने लगे। पॉलीपेप्टाइड कब तक कहेंगे, जब तक 10 एमिनो एसिड 100 एमिनो एसिड जोड़ दोगे, तब तक आप इसको क्या बोल सकते हो, पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हो। उससे ज्यादा यूनिट आएगी तो फिर उसे प्रोटीन कहा जाता है, राइट। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट, ठीक है, ये मोर देन 100 के लिए है, एक्सेप्ट किसमें नहीं होता है ऐसा, इंसुलिन। इंसुलिन भी एक प्रोटीन है, लेकिन इसमें कितने एमिनो एसिड होते हैं, सिर्फ 51 एमिनो एसिड। तो ये याद रखने वाली बात हो गई, ठीक है। तो 51 एमिनो एसिड वाला भी हमारे पास प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। तो क्या बात समझ में आई यहां से, कि सबसे पहले एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो पेप्टाइड्स जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या है, एमिनो एसिड, राइट। अब उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन समझते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, एक होता है फाइब्रस, और एक होता है ग्लोब्यूलर। एक होता है फाइब्रस और दूसरा होता है ग्लोब्यूलर। तो फाइब्रस में क्या होता है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि एमिनो एसिड जो जुड़ेंगे आपस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि इसमें स्फेरिकल बनाते हैं, फोल्डिंग टाइप होती है इसमें, ठीक है। तो फाइब्रस जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि ग्लोब्यूलर कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें आते हैं आपके कैरेटिन, सबने सुना होगा कैरेटिन, ठीक है, जो नेल्स में, वूल्स में जो हमारे बाल होते हैं, नाखून होते हैं, वो कैरेटिन का होता है, ठीक है। उसके बाद कैरेटिन के साथ एक लिख लेंगे मायोसिन, कैरेटिन के साथ आता है मायोसिन, ये होता है मसल प्रोटीन। तो अगर आपसे पूछा जाए इनमें से किसमें कैरेटिन होता है तो आप बता देना, ठीक है। सॉल्युबल वाले में आता है एक तो इंसुलिन आता है, इंसुलिन सबने सुना ही है डायबिटिक पेशेंट के लिए, है ना, इंसुलिन।
और आता है एल्ब्यूमिन, जो एग से मिलने वाला प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन, एग प्रोटीन। क्लियर? तो ये आपने एग्जाम्पल इसके ध्यान रखने हैं, राइट। उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। वो भी स्ट्रक्चर जैसा था लेकिन शेप था। तो 4 स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, ठीक है, तीसरा होता है टर्शरी, और चौथा होता है क्वाटर्नरी। चौथा होता है क्वाटर्नरी, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है? देखो, मैंने पहले ही बताया, जो प्रोटीन है वो बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के बन रहा है। सबसे छोटी यूनिट क्या है? एमिनो एसिड। पहले एक एमिनो, देखो हर प्रोटीन में क्या होता है, एक अलग अलग सीक्वेंस होता है। जैसे मान लो पहले जो कोई एक प्रोटीन है, ठीक, कोई ग्रोथ करने वाला प्रोटीन है जिससे हमारी ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है, मान लो, ठीक है। उस प्रोटीन में क्या होगा, पहले ग्लाइसिन प्रेजेंट है, फिर दूसरे में एलानिन प्रेजेंट है, फिर वेलाइन प्रेजेंट है, ल्यूसीन है। इस तरीके का एक पैटर्न है, राइट। तो वो पहला जो स्ट्रक्चर है वो किसके बारे में बताता है? सीक्वेंस, कि किसके बाद कौन सा प्रोटीन आएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि ये क्या बताता है हमें? सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल सीधा ऐसे सिंपल फॉर्म, ठीक है, कि किसके बाद कौन आ रहा है। मान लो ये बने हुए हैं ऐसे, किसके बाद कौन आ रहा है वो बता रहा है। सेकेंडरी में क्या होता है, सी गायब हो गया, इसमें थोड़ी सी फोल्डिंग करेंगे इसकी, यानी कि ये स्फेरिकल शेप का होगा, ठीक। अब इसमें जो है फोल्डिंग किनकी हो रही है? पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जिसमें ये जो आपका COH वाला C डबल बॉन्ड वो पार्ट है वो, और NH2 किससे जुड़े होते हैं? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब धीरे धीरे हमने थोड़ा सा उसे बेंड करना शुरू किया। पहले स्ट्रेट था, कोई किसी से जुड़ेगा, अब धीरे धीरे ऐसे मोड़ है, तो आपस में उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में थोड़ी सी फोल्डिंग होती है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, और ये 2 तरह की होती है। एक तो बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, और एक होती है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो आपने अल्फा हेलिक्स तो अपने जीवन में कभी ना कभी स्ट्रक्चर देखा होगा, बुक्स में ऐसे बना होता है ना, ठीक है, हेलिक्स। टर्शरी में और ज्यादा फोल्डिंग, उसको और घुमा दो, पूरा ही घुमा दो ऐसे। अभी तो हमने हेलिक्स में ऐसे बनाया, पूरा घुमा दो, तो उसे बोलते हैं टर्शरी। इसमें कहा जाता है ओवरऑल फोल्डिंग, जितना घुमा सकते थे, जितना घूम सकता था वो घूम गया। ओवरऑल फोल्डिंग, ठीक है, ये है। अब इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होगी, वॉन्डरवॉल फोर्स भी प्रेजेंट होंगे, सल्फाइड लिंकेज भी प्रेजेंट होती है, सारे बॉन्ड जितने भी हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी प्रेजेंट होता है। तो सारे इंटरेक्शन आ जाएंगे इसमें। फिर क्या होता है, हर प्रोटीन के पास कुछ स्पेशल यूनिट्स होती हैं जो साइड से लगी होती हैं, ठीक है। तो उसे कहा जाता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये क्या बताता है हमें? अरेंजमेंट ऑफ सब यूनिट्स। तो ये हमें बताता है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सब यूनिट्स। तो क्लियर हो गया होगा? ये 4 सीक्वेंस हमारे पास इस तरीके से होते हैं। तो ये आपने ध्यान रखने हैं, प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, सेकेंडरी हेलिक्स फॉर्म बनेंगी, ठीक है, स्लाइड फोल्डिंग होगी जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। थर्ड वाले में ओवरऑल फोल्डिंग, पूरा कॉइल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएंगे, एकदम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है टर्शरी का, जहां पे सारे बॉन्ड आ जाएंगे। क्वाटर्नरी में इस अरेंजमेंट के साथ कुछ यूनिट्स भी जुड़े होंगे मान लो, तो उसे कहेंगे आप क्वाटर्नरी। तो अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड में बात करने से पहले हम कुछ और पॉइंट बात कर लेते हैं, जैसे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, बेसिक है और इंपॉर्टेंट है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन,
तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब ये है जो प्रोटीन का एक्चुअल फंक्शन है अगर वो किसी तरीके से चेंज हो जाए, एक्चुअल फंक्शन ऑफ प्रोटीन चेंज बाय, शायद उसकी पीएच वैल्यू में कोई चेंज आ जाए, शायद उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आ जाए, किसी भी फैक्टर से अगर उस प्रोटीन का फंक्शन बदलता है तो उसे कहा जाएगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे मुर्गी ने अंडा दिया, अगर आप वो मुर्गी के पास रहने दें तो उसमें से चूजा निकल सकता है, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन आप उसे लेकर आ गए, आपने उबाल लिया, अब उबाल देने के बाद उस मुर्गी को दे दें उसे, तब तो चूजा नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो आपने अंडे को बॉईल कर दिया, टेम्परेचर की वजह से क्या हो गया, उसका पीएच वैल्यू क्या हो गया, बदल गया। दूसरा केस दिमाग में आ भी गया होगा कि जरूरी थोड़ी सर हर अंडे से चूजा ही निकल जाए। जैसे बर्ड्स होती हैं, ठीक है, घर में पालते भी हैं जैसे लोग, या मुर्गी के बारे में कई बार हम देखते हैं कि वो एग उतना फर्टाइल नहीं होता, मतलब वो मुर्गी उसको बैठती भी नहीं है कई बार, या उससे चूजा नहीं निकल पाता, तो और भी चीजें उसमें हो जाती है कई बार, है ना, कुछ कमी हो जाती है, तो उस वजह से भी वहां पे शायद पीएच में चेंज आ गया हो उसका, या कुछ और चेंजेस आ गया हो, तो उसकी वजह से भी प्रोटीन क्या हो गया, जो फंक्शन होना चाहिए था वो फंक्शन नहीं रहा, तो उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही कोगुलेशन, ठीक है, दूध का दही बनना भी क्या है, अब दूध में अब प्रोटीन थोड़ी मिलेगा तुम्हें दही से, ठीक है, अब अलग चीजें हैं उसमें, ठीक है, अपनी इंपॉर्टेंस है उसके अलग, लेकिन अब प्रोटीन जैसा फंक्शन उसका नहीं रहा, तो इसी को बोलते हैं हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की, फिर लास्ट आएगा हमारा विटामिन्स। तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड, तो उससे पहले एक पॉइंट और सुन लो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन तो मैंने बता दिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, टर्शरी स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाता है, सेकेंडरी भी खत्म हो जाता है। कौन सा खत्म नहीं होता, पहला, यानी कि सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी सारे स्ट्रक्चर ही क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये तो तुम बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो भी हेरिडिटी वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट हैं, एक है आपका डीएनए, एक है आपका आरएनए, और तीसरा पार्ट होता है इसका पेंटोज शुगर, ठीक है, फॉस्फेट, क्या क्या लिखेंगे हम इसे, फॉस्फेट ग्रुप विथ नाइट्रोजन बेस, ठीक है, पेंटोज शुगर तो यही आ गई, फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजिनस यानी कि नाइट्रोजन कंटेंट, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, तो ये होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म यार ये तो बताने वाली चीज नहीं है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो कौन सी शुगर है इसमें, राइबोज, सबको फुल फॉर्म तो पता होती है, पूछ लो कौन सी शुगर होती है, सोचते पता नहीं कौन सी है, ठीक है, तो राइबोज शुगर होती है। राइबोज एक पेंटोज शुगर है, 5 मेंबर से बनती है, ठीक है। डीऑक्सी का मतलब क्या है, राइबोज यहां पर भी है, राइबोज यहां भी है, लेकिन ये राइबोज है लेकिन ये डीऑक्सी, तो होता क्या है, सेकंड पोजीशन में जो OH होता है, OH हट के वहां पे क्या आ जाता है, H, तो इसलिए ऑक्सीजन हट जाता है, तो डीऑक्सी नाम होता है इसका। कौन सी लोकेशन पे, 2, तो इसलिए पूरा प्रॉपर नाम होता है इसका 2 डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इनके बेसिस की बात करते हैं, कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं इसमें। एडेनिन, सुने होंगे सबने, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, ये तो क्यों ही बता रहा हूं वैसे मैं तुम्हें, और लास्ट में क्या आता है आपका, साइटोसिन, थायमिन, देखो मैं तो भूल भी जाता हूं, थायमिन, ठीक है। ऐसे यहाँ भी एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यहाँ पे क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा बेसिक है यार, गड़बड़ मत करना पेपर में, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजीनियस बेस यही होते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो ये कहानी है इसकी। अब लास्ट आते हैं न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में। तो क्या होते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोसाइड
और इसी का और एडवांस वर्जन क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, पेंटोज शुगर होती है एक, 5 कार्बन वाली शुगर होगी, प्लस उसमें होंगे नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनियस बेस। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होगा, पेंटोज शुगर तो होगी प्लस नाइट्रोजन बेस भी होंगे। यहां पे क्या होगा, जो न्यूक्लियोसाइड है वही है न्यूक्लियोसाइड, एक न्यूक्लियोसाइड दूसरे न्यूक्लियोसाइड से भी जुड़ा होता है, किससे, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कौन से लिंकेज से जुड़ते हैं। बायो में आपने शायद ये भी पढ़ा होगा कौन कौन सी होती हैं वो कार्बन, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, यानी कि 3 कार्बन से और 5 कार्बन से वो जुड़ते हैं, राइट। समझ में आ गया न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। अब लास्ट दिस इज फाइनली लास्ट, वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स में ऐसे ही बता देता हूं। तो वाइटामिन्स के 2 क्लासिफिकेशन है, वाटर सॉल्युबल, इंपॉर्टेंट है, वाटर सॉल्युबल बट बेसिक है, और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आते हैं बी एंड सी, बी सी, ठीक है। वाटर सॉल्युबल में क्या आते हैं, बी एंड सी, और फैट सॉल्युबल में ए के डी ई, अकड़ी, याद रहेगा, ठीक है, पूछे जाते हैं ये। वाटर सॉल्युबल में क्या आएंगे आपके, बी एंड सी, पानी में घुल जाएंगे, और उसमें क्या आएगा आपका ए के डी ई, फैट सॉल्युबल। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। फिर आते हैं इनकी डेफिशिएंसी से होने वाले रोग, ठीक है, जो भी डिसीज होंगी। विटामिन ए से अंधा याद रखो, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। सेकंड बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ठीक है। क्या बचा, ई से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, ठीक है। और के से होती है ब्लड क्लॉटिंग, के से क्लॉटिंग याद रख लोगे। तो इस तरीके से उन एमिनो एसिड को आप याद रख सकते हैं। कुछ एक आधा के नाम भी होते हैं वो आप लोग देख सकते हैं, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को, वो इंपॉर्टेंट है। और सबके नाम होते हैं लेकिन सबके नाम याद नहीं करने, विटामिन सी का याद रख लो, ठीक। और भी B12 वगैरह से क्या क्या डिफिशियंसी हो सकती है, एक्सेप्ट B12 भी है वाटर सॉल्युबल में, बी और सी सॉल्युबल है लेकिन B12 नहीं होता है, ठीक। तो ये सारी कहानी आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, हैप्पी लर्निंग।